हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज। आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो यूपीएससी प्री में पूछे जा सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या बोल रहा है? स्पेशल मेंशन अकाउंट्स सीन इन न्यूज रिसेंटली कंसर्न। भाई किसके बारे में बात कर रहा है? स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था रिगार्डिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। एनपीए क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, उस बैंक ने किसी पर्सन को लोन दिया हुआ है और उस लोन के ऊपर वो पर्सन क्या कर रहा है? डिफॉल्ट कर रहा है। अब डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि या तो वो प्रिंसिपल के ऊपर डिफॉल्ट कर रहा है, या तो वो इंटरेस्ट के ऊपर डिफॉल्ट कर रहा है, या तो वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के ऊपर डिफॉल्ट कर रहा है। लेकिन वो लोन एनपीए कब होगा? आफ्टर 90 डेज। आफ्टर 90 डेज का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो उसके लोन को भरने की तारीख क्या थी? 1 मई। उसने 1 मई को नहीं भरा, कोई बात नहीं, 30 दिन निकल गए, 60 दिन निकल गए, 90 दिन निकल गए। जब 90 डेज पास हो जाएंगे तब बैंक उस एसेट को क्या कर देगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना देगा। बिकॉज लोन इज एन एसेट फॉर द बैंक। लोन बैंक के लिए क्या रहता है? एसेट, क्योंकि वो उसके पास प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ वापस आने वाला है। आरबीआई ने बोला कि भाई 90 डेज तो काफी देर हो चुकी रहती है, उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हाथ से निकल जाती हैं। बोला 90 डेज के पहले ही किसी चीज में क्लासिफाई करो और उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। अब एसएमए का मतलब क्या होता है? आरबीआई ने बोला भाई बिफोर 90 डेज, फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट हुआ, जिस दिन डिफॉल्ट हुआ तो डिफॉल्ट होने से 0 से 30 डेज उसको आप बोलो SMA 0। फिर अगर वो फिर भी नहीं भर रहा, 30 to 60 डेज अगर उसने पास कर दिया और फिर भी लोन नहीं भरा, तब आप उसको बोलो SMA 1। और अगर उसने 60 to 90 डेज में भी लोन नहीं भरा, तब आप उस एसेट को कहां डालो? SMA 2। और अगर आफ्टर 90 डेज होता देन यू विल कॉल इट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा SMA 0, SMA 1, SMA 2 क्या होता है कि एनपीए होने के पहले भी उसमें कैटेगराइजेशन कर दो ताकि बैंक जल्दी जल्दी उसको रिकवर करने में लग जाए। हाई इंटरेस्ट रेट बियरिंग अकाउंट्स, ये नहीं होता है। स्ट्रेस्ड एसेट्स, हाँ स्ट्रेस्ड एसेट्स होता है। स्ट्रेस्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है कि भाई वो धीरे धीरे डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग होने वाला है। वो कब नॉन परफॉर्मिंग होगा? आफ्टर 90 डेज। सो लोन इज एन स्ट्रेस्ड एसेट अप टू 90 डेज। अकाउंट्स इन वायलेशन ऑफ बेसल नॉर्म्स। नहीं, अभी बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं थोड़ी देर बाद अपन क्वेश्चन में डील करेंगे। अकाउंट्स इन बैंक विद नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, ये ऐसे नहीं होते, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 से 30 डेज कम से कम होना चाहिए डिफॉल्ट, तभी अपन उसको SMA 0 बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज बी, स्ट्रेस्ड एसेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ NBFCs। भाई सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा व्हाट इज दिस NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। NBFC है NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो एक साइड होती है NBFC और एक साइड होते हैं बैंक्स। बैंक्स बोले तो कमर्शियल बैंक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बैंक्स वो एंटिटी होती हैं जो कम से कम 2 फंक्शन परफॉर्म करती हैं, एटलीस्ट 2 परफॉर्म। दैट इज डिपॉजिट टेकिंग, एक तो डिपॉजिट लेती हैं और दूसरा परफॉर्म करती हैं ये लेंडिंग एक्टिविटीज। तो अगर कोई भी एंटिटी ये 2 फंक्शनों को परफॉर्म करती है साइमल्टेनियसली, एक साथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट बैंक। लेकिन अगर कोई भी एंटिटी इनमें से सिर्फ ओनली 1 फंक्शन परफॉर्म करती है, सिर्फ एक फंक्शन को परफॉर्म करती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। या तो वो कर सकती है आइदर डिपॉजिट टेकिंग, या तो वो सिर्फ डिपॉजिट्स ले रही हो, या तो वो सिर्फ और वो क्या कर रही हो? लेंडिंग। पर दोनों काम एक साथ नहीं करेगी। अगर सिर्फ एक काम करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फॉर एग्जांपल LIC क्या करती है? LIC में आप पैसा डालते हो, सो वो क्या लेती है? डिपॉजिट्स। मन्नापुरम गोल्ड लोन वो लेंडिंग एक्टिविटीज करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। लेकिन अगर जो एंटिटी दोनों फंक्शन परफॉर्म करेगी देन हम उसको क्या बोलेंगे? बैंक्स। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। ये बात सही है। देखो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, लेकिन कौन से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं? ओनली टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? लंबे समय के लिए FD RD टाइप का पैसा ले सकती हैं वो, जिसका एक फिक्स पीरियड रहता है। डिमांड डिपॉजिट करेंगी तो फिर तो डे टू डे ट्रांजेक्शन होने लग जाएंगे, तो वो काम तो सिर्फ बैंक करेगा। और डिमांड डिपॉजिट जो भी एक्सेप्ट करता है, इवन वो तो अपने ATM वगैरह भी इशूज कर सकता है, और आप लोगों को पता है कि ATM तो बैंक इशूज करता है। तो ये वाला कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, यस NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। फिर जो हम लोगों ने कल भी देखा था DICGC क्या है? फॉर एग्जांपल आपने बैंक में कुछ पैसा डाला, अब हो सकता है बैंक आपका पैसा रिफंड ना कर पाए, तो उस केस में आपको बैंक के ऊपर भरोसा कैसे होगा? तो उसके लिए एक कॉर्पोरेशन है जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC। DICGC अप टू 5 लाख आपके
पैसे को क्या करके रखता है, इंश्योर। मतलब अगर बैंक डूब भी गया, एसबीआई डूब भी गया, तो आपका जो पैसा है उसमें अप टू 5 लाख आपको क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। और वो कौन करेगा, डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी ये काम फ्री में नहीं करता, इसके लिए एसबीआई डीआईसीजीसी को कुछ प्रीमियम देता है, और वो कितना देता है, हर 100 रुपए पे 10 पैसे का प्रीमियम देता है। तो ये पूछ रहा है क्या डीआईसीजीसी की फैसिलिटी एनबीएफसी को अवेलेबल नहीं रहती है? हाँ भैया, एनबीएफसी को अवेलेबल नहीं रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई एनबीएफसी है, अब वो सिर्फ लैंडिंग का ही काम कर रही है या डिपॉजिट का ही काम कर रही है, तो उसको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो बात बिल्कुल सही है, डीआईसीजीसी फैसिलिटी हाँ इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ एनबीएफसी। तो विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो बोथ आर करेक्ट। सो मेरा आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, द सेंटर हैज सेट अप डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन डीआईसीजीसी अंडर आरबीआई टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इफ बैंक फेल्स। भाई अभी हम लोगों ने देखा, बिल्कुल डीआईसीजीसी का तो काम ही है कि वो क्या करती है, आपको प्रोटेक्शन देती है। और कितने रुपए तक देती है, अप टू 5 लाख। 5 लाख तक आपको प्रोटेक्शन दिया। भाई पहले ये 1 लाख था, अब इसकी लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी है। तो अगर आपके बैंक में मान लो 8 लाख रुपए जमा है और अगर वो बैंक कोलैप्स कर गया तो क्या होगा, तो आपको 5 लाख ही मिलेंगे। अगर आपके 3 लाख जमा और बैंक कोलैप्स कर गया तो 5 लाख नहीं मिलेंगे, तो फिर आपको 3 लाख ही मिलेंगे। तो सेंटर ने डीआईसीजीसी को सेटअप करो। डीआईसीजीसी को प्रीमियम कौन देता है, भाई कौन देगा, वो जो बैंक है जिसमें आपने पैसा जमा किया, और हर 100 रुपए पे 10 पैसा देगा। बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देख लो, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम इज मैंडेटरी फॉर ऑल बैंक एंड नो बैंक कैन वॉलेंटरी विड्रॉ फ्रॉम इट। देखना भाई, हो सकता है डीआईसीजीसी ये सारी स्कीम आपको, डीआईसीजीसी सारी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है आपको, इंश्योरेंस वगैरह जो दे रहा है कि भाई अगर बैंक कोलैप्स हो गया तो हम आपकी गारंटी ले रहे हैं, क्या वो गारंटी फ्री में ले रहे हैं? नहीं। इसके लिए कमर्शियल बैंक्स हैव टू पे द प्रीमियम। कमर्शियल बैंक को क्या पे करना पड़ता है, प्रीमियम। अब फॉर एग्जांपल कोई कमर्शियल बैंक है आईसीआईसीआई। अब आईसीआईसीआई बोले भाई हम तो बहुत ही स्टेबल बैंक है, तो हम क्यों प्रीमियम पे करें डीआईसीजीसी को, हमको पे नहीं करना है एंड हमको इस स्कीम से बाहर निकलना है। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज डीआईसीजीसी इज मैंडेटरी फॉर ऑल द बैंक्स एंड नो बैंक कैन वॉलेंटरी विड्रॉ फ्रॉम इट। तो कोई भी बैंक खुद से उसके बाहर जा सकता नहीं, जा सकता, तो ये बात ध्यान रखना है। लेकिन डीआईसीजीसी चाहे तो किसी भी बैंक को इस स्कीम के बाहर कर सकती है। कब बाहर करेगी? व्हेन इट इज फेल्ड टू पे द प्रीमियम अमाउंट। अगर वो प्रीमियम अमाउंट नहीं दे पाएगा तो डीआईसीजीसी उसको स्कीम के बाहर कर देगी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी आर इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी। भाई हम लोगों ने कल भी देखा था कि ये प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट कवर्ड बाय डीआईसीजीसी, सो दिस इज रॉन्ग। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। 1 and 2 इज करेक्ट। सो 1 and 2 कहां पर दिया हुआ है? ए। देखो जो भी एंटिटी डीआईसीजीसी से कवर्ड हो जाती है, लोगों का उस पर ट्रस्ट जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि 5 लाख रुपए तक का तो पैसा डीआईसीजीसी ने कवर किया है, डेफिनेटली हमको रिटर्न मिल ही जाएगा। तो थर्ड का आंसर क्या आ गया हमारा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स आर यूज्ड बाय बैंक्स टू मीट देयर कमिटमेंट फॉर। अब 81 बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहा है, एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं व्हाट इज दिस 80 बॉन्ड्स। देखिए फॉर एग्जांपल आपको एक बैंक ओपन करना है, यू वांट टू ओपन अ बैंक। बैंक ओपन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? यू नीड सम कैपिटल। कैपिटल बोले तो पूंजी लगेगी, तभी तो बैंक चलाओगे। बोले कितनी चाहिए? बोले 500 करोड़। या आरबीआई ने बोला कि भाई कितने रुपए चाहिए? कम से कम 500 करोड़। अब 500 करोड़ लाने के तरीके क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल इस 500 करोड़ रुपए में से अराउंड 300 करोड़ रुपीस आप खुद से लगा दो, मतलब आप अपने पास से लगा दो, सेल्फ से लगा दो। बोले ओके। अब बचे कितने? बोले अराउंड 200 करोड़ रुपीस बच गए हैं। अब ये 200 करोड़ भी लाना पड़ेंगे क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 500 करोड़ है। अब ये 200 करोड़ को लाने के क्या तरीके हैं? आइदर यू इशू इक्विटी है जिसको हम बोलते हैं शेयर, कि आप शेयर मार्केट में अपने बैंक के कुछ शेयर्स को बेच दो और पैसा लेके आओ। फॉर एग्जांपल आप 100 करोड़ रुपीस यहां से भी लेकर के आ गए, बट स्टिल यू आर लेफ्ट विद 100 करोड़ रुपीस। अभी भी 100 करोड़ लाना बाकी है। अब वो 100 करोड़ को कैसे लाओगे? तो आपने बोला भाई ये 100 करोड़ रुपए की मुझे ज़्यादा शेयर नहीं इशू करना है क्योंकि ज़्यादातर ऑनरशिप मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ, मेरा नया नया बैंक है। तो आपने बोला ये जो बचे हुए 100 करोड़ है, बोले मैं इसके लिए क्या इशू कर देता हूँ? बॉन्ड्स इशू कर देता हूँ। बॉन्ड्स मतलब बोले अब आप ब्याज पे पैसा ला रहे हो, उनको इंटरेस्ट वगैरह पे करोगे। तो इसी ब्याज में ये जो आप बॉन्ड इशू कर रहे हो, सो इसी बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स। अब ये क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान रखना है एडिशनल टायर 1 बॉन्ड की मैच्योरिटी क्या रहती है। भाई बॉन्ड है मतलब आप मार्केट से उधार पे पैसा लेके आए तो रिटर्न भी करना है। तो आप प्रिंसिपल कब रिटर्न करोगे? तो बोले कभी नहीं। सो दीज बॉन्ड्स आर फॉर एवर, तो दीज बॉन्ड आर फॉर परपीच्युटी। तो ये चीज ध्यान रखना है, मतलब इसका प्रिंसिपल कब रिटर्न करना है? कभी नहीं। लेकिन अब इस बॉन्ड पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, तो आपको लाइफ टाइम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देते जाओ और जब तक इस बॉन्ड को यूज करते जाओ। बट यूजुअली बोलते हैं इस पे प्रिंसिपल की कोई डेट नहीं है, लेकिन बैंक क्या है
चूंकि इंटरेस्ट देता जा रहा है, तो जब बैंक को लगेगा कि नहीं यार अब मेरे पास पैसा आ गया है, तो वो क्या करता है, बॉन्ड वापस लेता है और इंटरेस्ट देना बंद कर देता है। लेकिन ये बॉन्ड्स परपीचुटी के लिए रहते हैं। दीज बॉन्ड्स कैरी हायर रिटर्न, इस पर रिटर्न्स कैसे रहते हैं, हायर रिटर्न्स रहते हैं। अब हायर रिटर्न क्यों रहते हैं वो भी मैं बता देता हूं, बिकॉज दे आर रिस्की। अब ये रिस्की क्यों रहते हैं, क्योंकि आरबीआई बताता है कि अगर मान लो बैंक फेल कर रहा है, कोई बैंक फेल कर रहा है, तो बैंक फेल करेगा तो आरबीआई इन बॉन्ड्स को क्या कर देगा, राइट ऑफ, कि जाओ अब ये वाले जो बॉन्ड होल्डर है ना, इनको कभी पैसा वापस नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा के लिए थे, तो इसीलिए ये रिस्की है, इसलिए इसके ऊपर हायर रिटर्न भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 81 बॉन्ड्स होते क्या है। काफी न्यूज में येस बैंक क्राइसिस आई थी, राणा कपूर, उसमें 81 बॉन्ड्स का काफी न्यूज में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आरबीआई ने बोला था कि 81 बॉन्ड होल्डर अब आपको हम ना प्रिंसिपल देंगे ना इंटरेस्ट देंगे, आप जा सकते हो। तो ये हमेशा के लिए रहते हैं, बट यूजुअली बैंक प्रिंसिपल देके इनका इंटरेस्ट देना बंद कर देती है। दे कैरी हायर रिटर्न, रिस्की होते हैं। हायर रिटर्न होता है, रिस्की होते हैं, इसलिए यूजुअली बोला जाता है दीज आर फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल ही इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं यूजुअली, बट ऐसा नहीं कि कॉमन मैन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। अब देख लेते हैं, एडिशनल टायर 1 बॉन्ड आर यूज्ड बाय बैंक्स टू मीट देयर कमिटमेंट फॉर। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कैश रिजर्व रेशियो। भाई कैश रिजर्व रेशियो तो आप लोगों को पता, सीआरआर तो कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखाना पड़ता है, और ये तो बॉन्ड है और ये तो इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, तो सीआरआर की बात तो नहीं हो रही है। बेजल 3 नॉर्म्स, यस बेजल 3 नॉर्म्स बताता है कि जब आप कैपिटल लेकर के आओगे, सो कैपिटल में भी 2 कैपिटल होती है, टायर 1 एंड टायर 2, और टायर 1 में आते हैं एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जा रहे, मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको सारी चीजें बताई हैं। तो बिल्कुल बेजल 3 नॉर्म्स इसके बारे में बताता। बेजल क्या है, स्विट्जरलैंड में है, सारे बैंकों का ग्रुप वगैरह है, तो वो ये सारी चीजें बताता रहता है। थर्ड बोल रहा है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। भाई इसमें तो हमको लिक्विड एसेट के फॉर्म में पैसे को रखना पड़ता है बैंक को अपने खुद के पास में। सो उसमें हम लोगों ने कहीं पर ये देखा था कि एडिशनल टायर 1 बॉन्ड को रखना है, नहीं एसएलआर में गोल्ड रख सकता है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स रख सकता है, कैश में रख सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा रख सकता है, लेकिन 81 बॉन्ड्स में नहीं रख सकता, क्योंकि ये कोई लिक्विड एसेट है क्या, नहीं दिस इज नॉट अ लिक्विड एसेट, ये तो काफी रिस्की एसेट है, तो ये वाला नहीं हो सकता। सो मेरा आंसर है 2 ओनली। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो 2 ओनली कहां दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। सो ए इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन है, अब स्टेटमेंट रीड करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या बोल रहा है, बैंक नेशनलाइजेशन प्रोग्राम वाज अंडरटेकन ओनली आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। भाई ये स्टेटमेंट क्लियरली रॉन्ग है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था कि बैंक का नेशनलाइजेशन कब हो गया था, 1969 में हो गया था, ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाता है हमारा। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अकाउंट्स फॉर लार्जर मार्केट शेयर इन बैंकिंग एंड क्रेडिट एलोकेशन कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। भाई ये बात सही है कि अराउंड 70% ऑफ द मार्केट इज ऑक्यूपाइड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब जिनके ऑनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। लेकिन ये पब्लिक सेक्टर बैंक हाईली इनएफिशिएंट भी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, दे आर हाईली इनएफिशिएंट ऑल्सो, और ये यूजुअली लॉस करते रहते हैं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विच आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अकाउंट फॉर लार्जर मार्केट शेयर इन द बैंकिंग एंड क्रेडिट एलोकेशन कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। बिल्कुल सही बात है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। सो 2 इज द करेक्ट आंसर, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट बोल रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, है ना। कोऑपरेटिव बैंक स्टेट सोसाइटीज में रजिस्टर्ड रहते हैं, बात बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स। वो रेगुलेटेड कौन करता है, तो ये वाली बात गलत है, बताता हूं अभी कौन रेगुलेट करता है। पहले स्टेटमेंट 3 देखो, आरबीआई हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ स्कीम फॉर वॉलंटरी ट्रांजिशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये वाली बात भी सही है। अब देख लेते हैं ये कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या चक्कर रहता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो भी कोऑपरेटिव बैंक रहते हैं वो किसके अंडर वर्क करते हैं, तो वो तो यहाँ पर स्टेटमेंट में ही दिया हुआ था, दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में वर्क करते हैं। अब कोऑपरेटिव बैंक्स में प्रॉब्लम आती थी, कोऑपरेटिव बैंक में प्रॉब्लम आती थी ड्यूअल गवर्नेंस की, कि उसमें क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, 2 लोग चला रहे हैं उसका मैनेजमेंट। कौन कौन चला रहा है, बोले एक तो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है ना, और दूसरा कौन चला रहा है, आरबीआई। सो बाद में आरबीआई ने बोला नो, कोऑपरेटिव बैंक्स आर आल्सो रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नॉट बाय कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना एक्सपर्टाइज नहीं है, तो ये बैंक क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में हो चुके हैं ऑलरेडी। सो ये वाला स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। अब आरबीआई ने बोला कि भाई ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, चूंकि इसमें ड्यूअल गवर्नेंस होता है, 2 लोग इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो काफी प्रॉब्लम आ रही है। सो आरबीआई ने बोला कि जिन बैंक के पास इनफ कैपिटल है, उसने कैपिटल बताया कि भाई अराउंड 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ जो भी है, अगर आपके पास उतनी कैपिटल है, देन यू कैन ट्रांजिशन योरसेल्फ फ्रॉम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाओ,
ताकि ड्यूअल गवर्नेंस से आप फ्री हो जाओगे और फिर आपको सिर्फ कौन गवर्न करेगा, कौन रेगुलेट करेगा, ओनली आरबीआई। तो ये वाली बात सही है, उनके लिए स्कीम ओपन है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1 and 3 ओनली। 1 and 3 कहाँ पर दिया हुआ, सी में। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर मैंने कुछ और चीजें भी दे रखी है, आराम से आप इसको देख लेना। कोऑपरेटिव बैंक केम डायरेक्टली अंडर आरबीआई रेडार इन 1966 बट फेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्यूल रेगुलेशन। ड्यूल रेगुलेशन होता है उसमें, उसके कारण आरबीआई ने क्या बोला कि भैया सारे कोऑपरेटिव बैंक किसमें कन्वर्ट हो जाओ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर आपके पास इनफ कैपिटल है तो, और दैट टू ऑन द वॉलेंटरी बेसिस। अब ये लोग कन्वर्ट होंगे क्या, नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आरबीआई के अंडर जाना ही नहीं चाहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इट। भाई लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है, उसके पहले अपन एक कंपनी के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है IL&FS। भाई IL&FS वॉज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो होती है, मैंने पहले भी बताया कि या तो जो सिर्फ डिपॉजिट लेती है या सिर्फ लेंडिंग का काम करती है। IL&FS किसका काम करती थी, डिपॉजिट लेने का काम करती थी। अब अगर ये डिपॉजिट लेती है तो सामने वाले को क्या पे करना पड़ता होगा, इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ता होगा। सो इट वॉज पेइंग द इंटरेस्ट, है ना। लेकिन ये डिपॉजिट का करती क्या होगी, ये इंटरेस्ट कहां से पे करती होगी, ऑब्वियसली इस डिपॉजिट को कहीं ना कहीं क्या कर देती होगी, इन्वेस्ट कर देती होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट में भी काम करती थी। अब जब ये इन्वेस्ट करती थी तो इसने इन्वेस्ट किया, कितने समय के लिए किया, लॉन्ग टर्म के लिए किया। लॉन्ग टर्म मतलब 15 साल 20 साल के लिए इसने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जिनसे डिपॉजिट लिया था ये शॉर्ट टर्म वाले थे, बोले 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए इससे डिपॉजिट लिया था। क्योंकि हमने देखा था ये लोग डिमांड डिपॉजिट तो ले नहीं सकते, तो इसने क्या लेके रखा था, टर्म डिपॉजिट लेके रखा था। लेकिन टर्म डिपॉजिट कैसे लिए था, बोले शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। तो अब लोग आ गए 1 साल बाद कि लाओ हमारा पैसा दो, लेकिन इसने अपने पैसे को लॉन्ग टर्म 15-20 साल के लिए फंसा दिया था, तो लोगों को पैसा नहीं दे पाई और प्रॉब्लम आ गई। तो इस टाइप की प्रॉब्लम दोबारा ना आए, इससे डील करने के लिए आरबीआई ने एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। कि कंपनीज को कुछ पैसा, कुछ पोर्शन अराउंड 10 to 15-20% जो भी प्रिस्क्राइब किया उसको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा, ताकि अगर शॉर्ट टर्म वाले पैसा मांगने आ जाए तो आप उनको पैसा दे भी पाओ। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रख दो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। These guidelines are applicable to all the NBFC, नहीं all the NBFC नहीं है, उसमें भी कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है। एंड ऑल इज एन एक्सट्रीम वर्ड, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अपन देखेंगे क्या क्राइटेरिया। These do not apply to systematically important core investment company। अरे भाई सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी ही थी IL&FS, इसी के कारण तो रेगुलेशन लाए। सो ये क्या हो जाएगा, these do not apply, नहीं these apply to, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है एज पर दीज एनबीएफसी आर मैंडेटेड टू मेंटेन लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। यस, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का मतलब है कि भाई आप सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल को लिक्विड फॉर्म में आप मेंटेन करना। तो ये बात बिल्कुल सही है। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 ओनली। 3 ओनली कहां पर दिया हुआ है, बी में। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पर मैंने दिया हुआ है NBFC are mandated to maintain liquidity coverage ratio. Liquidity coverage ratio refers to the proportion of highly liquid assets held by company to ensure their ongoing abilities to meet short term obligation, ताकि शॉर्ट टर्म वालों को आप पैसा रिटर्न कर पाओ। These guidelines are applicable to all non deposit taking NBFCs, जो डिपॉजिट नहीं लेती है उनके ऊपर तो है ही है। All the non deposit taking with asset size of 100 करोड़, जिनका एसेट साइज 100 करोड़ है, मतलब उससे छोटी कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब ये गाइडलाइन सारी एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई नहीं होती। लेकिन अगर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसका एसेट साइज कुछ भी हो, ये उसके ऊपर अप्लाई होगा। ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जैसे IL&FS, तो इनके ऊपर भी अप्लाई होगा, क्योंकि लोगों से पैसा ले रही है और फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि IL&FS का क्राइसिस क्या था, एनबीएफसी क्या होती है, और फिर ये हम लोगों ने जो देखा क्वेश्चन रिगार्डिंग लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने एग्जांपल बताया उसके थ्रू आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो परसिवरेंस IAS की ऐप के ऊपर आपके लिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस दैट इज एट 4500 रुपीज़ ओनली न्यू बैच अवेलेबल है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात कर रहा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्टेटमेंट 1 ही बोल रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ बैंक्स डिमांड डिपॉजिट टू इट्स टोटल लायबिलिटी। पूरा क्वेश्चन समझने के पहले हम समझते हैं व्हाट इज दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर इसको बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट। क्या बोलते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट, या फिर CRAR भी लिखते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो। कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो। ओके, तो व्हाट इज दिस CRAR?
CRAR का मतलब क्या होता है कि आपके पास जितनी भी कैपिटल है, तो कैपिटल जितनी भी है डिवाइड बाय रिस्क वेट, है ना, रिस्क वेट असाइन करो और उसको कितना मेंटेन करो, 9% मेंटेन करो। अब आप बोलोगे व्हाट इज दिस कैपिटल, व्हाट इज दिस रिस्क वेट, तो मैं आपको बताता हूं भाई। देखना, लोन क्या होता है बैंक के लिए, लोन इज एन एसेट फॉर द बैंक, लोन इज एन एसेट फॉर बैंक, क्यों, क्योंकि वो उसके पास वापस आने वाला रहता है। लेकिन लोन जो बैंक का एसेट है वो तो किसी और के पास रहता है, वो क्योंकि लोन तो आप बैंक देता है किसी को। अब बैंक क्या करता, फॉर एग्जाम्पल बैंक के पास कितने रुपए, फॉर एग्जाम्पल बैंक इज हैविंग रुपीज 100 करोड़, 100 करोड़ की जगह भी मैं लिख रहता हूँ 100 रुपए बैंक के पास। अब ये 100 रुपए को लोन में घुमाएगा, तो भाई पूरे 100 रुपए को तो घुमा नहीं सकता लोन में, अराउंड 25% तो CRR और SLR के फॉर्म में रखना पड़ जाएगा। बोले हाँ, फिर उसने क्या करा, 25 चले गए, 5 रुपए उसने किसको दे दिए, बोले MSME वालों को दे दिए, किसको दे दिए, MSME को दे दिए, है ना, उसमें से ये कहाँ चला गया, CRR और SLR में चला गया इतना पैसा। फिर अब चले गए 30 रुपए, 40 रुपए उसने किसको दे दिए, अराउंड 40 रुपीज़ उसने किसको दे दिए, बोले एग्रीकल्चर वालों को दे दिए। 40 रुपीज़ का लोन किसको दे दिया, एग्रीकल्चर वालों को दे दिया। पूरे 100 रुपये बता रहा हूँ मैं, कितने हो गए, 30, 40, 70। अब बचे 30 रुपीज़, तो बोले 30 बैंक ने कहाँ लगा दिए, बोले हाउसिंग सेक्टर में लगा दिए। कहाँ लगा दिए, हाउसिंग सेक्टर में लगा दिए। अब देखा जाए, अब देखना आप, अब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये तो क्या था, ये तो बैंक के एसेट्स थे, ये तो क्या थे, बैंक के एसेट्स। लेकिन अब ये एसेट्स क्या है, बोले इनको अब आप रिस्क असाइन करो। अब आप इनको क्या असाइन करो, रिस्क असाइन करो कि किस एसेट में कितनी रिस्क है, और फिर आप निकालो रिस्क वेट। अब आप क्या निकालोगे, रिस्क वेट। अब मैं बताता हूं, फॉर एग्जांपल CRR और SLR, बोले इसके वापस आने के चांसेस क्या हैं, बोले SLR तो काफी लिक्विड फॉर्म में, बोले बहुत कम रिस्क है, CRR तो RBI के पास जमा, तो उस पर बहुत ही कम रिस्क है। सो बोले इनमें रिस्क कितनी है, बोले अराउंड 50%, मतलब सिर्फ 50% ही चांस है डूब जाए। तो 25 का 50% कितना होता है, 12.5 रुपए, ये यहाँ आ गया। अब बोले 5 रुपए किसको दिए, MSME को, बोले MSME रिस्की है, बोले 50-50 चांस नहीं है, बोले हो सकता है ना भी दें पैसा, हो सकता है दे भी दें। सो बोले इसको कितना रिस्क असाइन किया, 100%। सो 5 रुपीज़ का 100% कितना होता है, पूरा 5 रुपये। एग्रीकल्चर नंबर 1 डिफॉल्टर, बोले जरूरी है वापस पैसा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा रिस्की है, बोले इसको कितना रिस्क असाइन किया, 200%। तो बोले 40 रुपीज़ एसेट थी, लेकिन उस पर रिस्क कितने रुपए की हो गई, 80 रुपए की, तो उस पर रिस्क हो गई। हाउस होल्ड, हाउसिंग पे बोले रिस्क कम रहती है, बोले हाउसिंग पे रिस्क कम क्यों रहती है, क्योंकि बोले कोलेट्रल रहता है, नहीं दिया पैसा तो हम क्या करेंगे, उसका घर बेच देंगे। सो बोले हाउसिंग पे कितनी रिस्क रहती है, तो मैंने बोला अराउंड 150%। ओके, सो 30 का 150 कितना होता है, अराउंड 45 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, 45 हो गया। अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, देखो एसेट थे 100 रुपीज़, लेकिन एसेट के ऊपर रिस्क वेट कितना निकल के आया, तो मैं सबको जोड़ूंगा तो कितने रुपए निकला, देखो 45 + 80 125, 130, 130, 140, 142.5, 142.5। तो एसेट तो थे 100 रुपीज़ के, लेकिन उस पर रिस्क हो गई 142.5 रुपीज़ की। सो बेजल नॉर्म्स बोलते हैं कि भाई आप 8% CRAR को मेंटेन करो, और RBI बोलता है 9%। अब कैसे, बोले CRAR क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट। तो बोले कैपिटल जो भी है, आपको जो भी कितनी मेंटेन करना बताता हूँ, रिस्क वेट कितना है 142.5, इसको कितना मेंटेन करना है आपको 9%। सो अब आप निकाल सकते हो कि बैंक को कम से कम इतनी कैपिटल को मेंटेन करना है अपने पास। सो हाउ मच कैपिटल बैंक हैज टू मेंटेन, तो जो भी आएगा 9% ऑफ 142.2, तो जो भी आएगा उसको यहाँ पर समझ लेना। तो वो बैंक को क्या करना पड़ती है, मेंटेन करना पड़ती है। बेजल नॉर्म्स बोलता है 8% मेंटेन करो, हमारा RBI बोलता है 9% करो, ताकि सेफ्टी की तरफ आप रहो। तो आपको कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इसको 1 या 2 बार रिवाइज करोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो इज द रेशियो ऑफ बैंक्स डिमांड डिपॉजिट टू इट्स टोटल लायबिलिटीज, नहीं, इज द रेशियो ऑफ कैपिटल टू द रिस्क वेट। तो दिस इज रॉन्ग। द एनफोर्समेंट of regulated level of CAR is intended to protect depositor and promote stability and efficiency of the financial system। हाँ, अगर बैंक अपने पास कैश के फॉर्म में इतना कैपिटल मेंटेन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो इजीली उस प्रॉब्लम से डील कर लेते हैं, तभी तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करा कि भाई कम से कम इतना कैपिटल आप अपने पास रखो। बात बिल्कुल सही है, तो ये स्टेबिलिटी वगैरह प्रमोट करता है। थर्ड बोल रहा है एज पर RBI नॉर्म्स इंडियन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द CAR% एज स्टेटेड इन द बेजल 3 बैंकिंग रिपोर्ट। भाई मैंने पहले भी बताया बेजल 3 तो कितना परसेंट बोलता है, 8% बोलता है, लेकिन हमारा RBI कितने परसेंट मेंटेन करवाता, 9%। बोले टू बी ऑन द सेफर साइड 1% ज्यादा करो मेंटेन। सो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ओनली। और 2 ओनली कहाँ पर दिया हुआ है, बी में। अब ध्यान रखने वाली बात यह है,
ध्यान रखने वाली बात यह है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं, अब थोड़ा इसको एक्सप्लेनेशन को सिंपल करते हैं। कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो क्या होता है, बोले कैपिटल अपॉन रिस्क वेट। अब मान लो मैं रिस्क वेट एसेट बोल रहा हूँ सिर्फ 100 ही है और कितना मेंटेन करना है, 9% मेंटेन करना है। सो अब मैं कैपिटल बताऊं कि बैंक को कितना मेंटेन करने की जरूरत है, सो 9/100 इंटू 100 यही मेंटेन करना। मतलब बैंक को अगर उसके पास रिस्क वेट एसेट 100 रुपीज़ के तो 9 रुपीज़ अपने पास मेंटेन करने की जरूरत है टू बी ऑन द सेफर साइड। लेकिन बैंकों के पास इतना है ही नहीं। बैंक के पास फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ कितना है, 7 रुपये है, मतलब उसको एडिशनल 2 रुपये की जरूरत है। तो 2 रुपये के लिए गवर्नमेंट ने बोला हम हेल्प करेंगे थ्रू इंद्रधनुष प्लान। तो इंद्रधनुष प्लान वगैरह किससे रिलेटेड है, वो भी कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो से रिलेटेड है। तो बोले बैंक वगैरह को आरबीआई ने समय भी दिया है कि ठीक है आप इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लो, पर सीआरएआर को कितना मेंटेन करो, अराउंड 9%। और सीआरएआर को और क्या बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रीक्वेंटली पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू रिसेंटली रिलीज्ड आरबीआई गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन किसके ऊपर है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखो यहां से क्वेश्चन आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ, कमर्शियल बैंक हुआ, पेमेंट बैंक हुआ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हुआ। तो ये इनमें क्या डिफरेंस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इस टाइप की छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन किसके ऊपर है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर है। और वो भी क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू रिसेंटली रिलीज्ड आरबीआई गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑन टैप लाइसेंसिंग, अब स्टेटमेंट 1 को रीड करो। पेमेंट बैंक कैन अप्लाई फॉर कन्वर्जन इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिफरेंस क्या है, पहले मैं वो बताता हूँ। पेमेंट बैंक्स वो होते हैं जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिपॉजिट ले सकते हैं। पेमेंट बैंक कैन ओनली टेक डिपॉजिट्स। तो पेमेंट बैंक ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ डिपॉजिट ले सकते हैं, ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट, है ना, दे कैन ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। अब अगर ये डिपॉजिट्स ले सकते हैं तो क्या लेंड भी कर सकते हैं, आंसर इज नो। तो ये लेंडिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते। अब डिपॉजिट भी ले सकते हैं तो कितना ले सकते हैं, अप टू 1 लाख ओनली। सिर्फ कितने रुपए तक ले सकते हैं, अप टू 1 लाख। मतलब ये फुल फ्लेज्ड बैंक्स नहीं होते। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना दैट पेमेंट बैंक्स आर नॉट फुल फ्लेज्ड बैंक। तो आरबीआई ने बोला है कि पेमेंट बैंक अगर सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो क्या वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में जा सकते हैं। सो आंसर इज यस। स्मॉल फाइनेंस बैंक ये कमर्शियल बैंक से थोड़े से अलग होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक तो देखा जाए पूरे बैंक ही होते हैं, ये डिपॉजिट भी ले सकते हैं, लेंडिंग एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि ब्रांचेस कहाँ खुलेंगे, बोले 25% अराउंड रूरल एरियाज में होना चाहिए। आपने जितना भी आपका कैपिटल है उससे 10 से 15% से ज्यादा किसी एक इंडिविजुअल को मत दे देना। इतना पैसा यहां देना, उतना पैसा वहां देना। अगर आप ब्रांचेस खोलो तो पहले जहां के हो पहले उस लोकल एरिया में अपनी पकड़ मजबूत करो, फिर धीरे धीरे एक्सपांशन करो। इन पे कुछ क्या रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे आरबीआई ने। लेकिन ये दोनों काम कर सकते हैं, डिपॉजिट का भी काम कर सकते हो, लेंडिंग का भी काम कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट बैंक लेंडिंग का काम नहीं कर सकती है। सो पेमेंट बैंक कैन अप्लाई फॉर कन्वर्जन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आंसर इज यस। बहुत सारे पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गए, जैसे इक्विटास हुआ, आईडीएफसी फर्स्ट हुआ, बंधन बैंक हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 क्या बोल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हमने कि कोऑपरेटिव बैंक को तो आरबीआई खुद बोल रहा है दैट यू शुड बी कन्वर्टेड योरसेल्फ इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर आपके पास इनफ कैपिटल है तो, ताकि आप ड्यूअल रेगुलेशन से फ्री हो जाओ। एंड ओनली आरबीआई कैन रेगुलेट द कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट 3 देखो, द प्रमोटर ऑफ अ पेमेंट बैंक कैन नॉट सेट अप स्मॉल फाइनेंस बैंक एज लॉन्ग एज हिज पेमेंट बैंक इज ऑपरेशनल। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि पेमेंट बैंक कैन नॉट सेट अप स्मॉल फाइनेंस बैंक जब तक उसका पेमेंट बैंक ऑपरेशनल ना हो जाए। उसका माने वो डायरेक्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली। और 1 ओनली कहां पर दिया हुआ, बी में दिया हुआ है। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सो आरबीआई इज अनाउंस द फाइनल गाइडलाइंस फॉर ऑन टेप लाइसेंसिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर small finance bank. These guidelines are payment bank can apply for conversion into small finance bank after 5 years of operation, है ना। पेमेंट बैंक भी स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं कब, 5 साल के बाद। द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 100 करोड़ टू 200 करोड़। मतलब मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होना चाहिए, 200 करोड़। और अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक को मान लो पहले पेमेंट बैंक था, 5 साल बाद 200 करोड़ ले आया, स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। अब उसको कमर्शियल बैंक बनना है तो उसको 500 करोड़ का कैपिटल लाना पड़ेगा और कम से कम 3 साल रन करना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे डिफरेंस है जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड बैंक ऑपरेटिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। बिल्कुल बात सही है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड बैंक है, जो किसके अंडर वर्क करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर वर्क करता है। इसका पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना, पोस्टमैन के थ्रू घर तक सर्विसेज प्रोवाइड करना, सो बैंकिंग सर्विसेज को घर पे डिलीवर करना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सा बैंक खोला? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफर सेविंग अकाउंट, मनी ट्रांसफर एंड इंश्योरेंस थ्रू थर्ड पार्टीज। बात बिल्कुल सही है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट्स वगैरह भी ऑफर करता है, मनी ट्रांसफर भी आप उससे कर सकते हो, इवन इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराता है थ्रू थर्ड पार्टीज, मतलब बजाज वगैरह के साथ टाई अप करके। सो ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा करेक्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, सो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन बैंक ऑपरेटिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, है ना। उसकी कितनी कितनी ब्रांचेस खुली है मैंने दे रखा है, आपको आराम से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विद रेफरेंस टू स्मॉल बैंक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी देखा है स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है स्मॉल बैंक कैन नॉट सेटअप सब्सिडरीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज। बात बिल्कुल सही है, स्मॉल बैंक वो होते हैं, बोले इनको क्या है, बोले अभी इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड रखे, बोले जहाँ से ये उपज हुई है, जहाँ से शुरू हुए, बोले पहले यहाँ आप एक्सपांड करो धीरे धीरे। कुछ ब्रांचेस बोले रूरल एरियाज में कम से कम इतनी होना चाहिए, 15% से ज़्यादा किसी एक इंडिविजुअल को आप लोन नहीं दे सकते, बोले ज़्यादातर लोन आपके 25 लाख रुपए तक ही होना चाहिए। तो क्यों? बोले सेफ्टी मेजर्स है, ताकि ये बैंक कोलैप्स ना कर जाए। तो ये सब्सिडरीज वगैरह भी इनिशियल फेज में नहीं खोल सकता, अगर इसको खोलना है तो फिर उसको कमर्शियल बैंक का लाइसेंस लेना पड़ेगा। और स्मॉल बैंक कमर्शियल बैंक कब बनता? बोले 3 साल ऑपरेट करे, और स्मॉल बैंक खोलने के लिए तो 200 करोड़ की जरूरत है, लेकिन कमर्शियल बैंक खोलने के लिए 500 करोड़ की जरूरत है। तो अगर ये 500 करोड़ और 3 साल प्रॉपर ऑपरेट कर लेता है तो कमर्शियल बैंक बन जाएगा, देन इट कैन डू द वर्क ऑफ सब्सिडरीज। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशंस that apply to existing commercial bank including maintenance of CRR and SLR apply to small banks as well। yes, small banks के ऊपर भी CRR और SLR के क्राइटेरिया लगते हैं, और ज़्यादा कड़क क्राइटेरियाज लगते हैं, ये भी ध्यान रखना ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। तो बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। विच ऑफ द अबव इज करेक्ट? 1 and 2 इज करेक्ट। सो मेरा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। ईजी था, यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, आराम से आप इसको देख लेना। अदर फीचर्स भी दे रखे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के, लोन्स एंड एडवांसेस अप टू 25 लाख रुपीज़, है ना। प्राइमरी टू माइक्रो एंटरप्राइज शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ लोन पोर्टफोलियो। मतलब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जितना भी लोन दे रहा है उसका 50% 25 लाख तक ही होना चाहिए, और वो भी किसको देंगे? माइक्रो एंटरप्राइजेस को देंगे, है ना। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्राइटेरिया। फॉर द फर्स्ट 3 year 25% ऑफ द ब्रांचेस शुड बी इन द अनबैंक्ड रूरल एरिया। बोले शुरू के कुछ साल, कितने साल? शुरू के 3 साल तक 25% ब्रांचों को सिर्फ कहाँ खोलोगे? अनबैंक्ड रूरल एरियाज में, जहाँ पर ऑलरेडी ब्रांचेस नहीं थी। इट कैन नॉट सेट अप सब्सिडरीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम लोन साइज क्या है? बोले सिंगल आदमी को कितना दे सकते हो आप? वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ द कैपिटल फंड्स। तो इसमें बहुत सारी क्राइटेरियाज है, बहुत सारी कंडीशंस है, आप आराम से इसको देखते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। इट्स प्राइमरी बिजनेस कैन बी इन द फील्ड ऑफ NBFC। जो NBFC एक्ट 1956 में रजिस्टर है, उसका प्राइमरी बिजनेस क्या होता है? फर्दरिंग लोन्स एंड एडवांसेस। हाँ, हमने देखा NBFC वो होती है जो या तो डिपॉजिट लेती है या तो लोन देती है, लेकिन डिपॉजिट में भी वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती, लेकिन लोन और एडवांसेस दे सकती है। हाँ, वो बिल्कुल दे सकती है, लाइक मन्नापुरम गोल्ड लोन, इट कैन प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस। ये उसका प्राइमरी बिजनेस है। प्राइमरी बिजनेस मीन्स द इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्विजिशन ऑफ शेयर स्टॉक सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज। बात बिल्कुल सही है भाई। अगर मान लो LIC आपसे पैसा ले रही है तो वो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करती होगी? भाई अगर आपको ब्याज दे रही है वो पैसा लेके, तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करती होगी। तो शेयर में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती होगी, तभी तो आपको ब्याज दे पा रही, तभी तो प्रॉफिट मेकिंग कर पा रही, राइट। तो ये बात बिल्कुल सही, ये काम भी कर सकते हैं। थर्ड दिया एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अरे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ये क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए तो रीजनल रूरल बैंक है, नाबार्ड है, कमर्शियल बैंक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, एंड दिस इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। सो आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की बात कर रहा है। भाई नाबार्ड को आप कई बार देख चुके हैं हम। कब बोले सेटअप हुआ? 1982 में सेटअप हुआ। ये क्या है? बोले रीफाइनेंस एजेंसी है। रीफाइनेंस का मतलब भी हम लोगों ने देख लिया कि नाबार्ड बैंकों को पैसा देता है, फिर बैंक जनता को पैसा देते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ रीफाइनेंस एजेंसी। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन RBI को भी हेल्प करता रिगार्डिंग मेकिंग एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। एग्रीकल्चर में कैसे लोन देंगे? पहले एग्रीकल्चर क्रेडिट वाज द फंक्शन ऑफ RBI, लेटर दिस फंक्शन वाज ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफर्ड फ्रॉम आरबीआई टू नाबार्ड। सो एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन आरबीआई से किसको दे दिया गया, नाबार्ड को दे दिया गया। अब देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 बोल रहा है एक्सटेंड्स असिस्टेंस टू गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मैटर रिलेटिंग टू रूरल डेवलपमेंट। बात बिल्कुल सही है, यही काम है नाबार्ड का, इट एक्सटेंड्स असिस्टेंस, है ना। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है ऑफर ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज फॉर बैंक्स, कोऑपरेटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हाँ, ये ट्रेनिंग वगैरह भी देता है। लखनऊ में नाबार्ड का ऑफिस भी है, हेडक्वार्टर भी है, बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है जहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह वो प्रोवाइड करवाता है। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है helps the state government in reaching their target for providing assistance to eligible institution in agriculture and rural development। हाँ, हेल्प वगैरह भी करता है so that they can achieve their target। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। select the correct answer using the code below, all of them are correct। so मेरा आंसर हो जाएगा all of them is given in ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इजी क्वेश्चन था नाबार्ड पे तो कई बार हम लोग चीज़ें कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस, अगर आप लोग यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, तो परसिवरेंस आईएएस के ऐप पे कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि इस टाइप का क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट वेरियस काइंड ऑफ एटीएम ऑपरेशनल इन द कंट्री। एटीएम के ऊपर क्वेश्चन है, जो एटीएम मशीन आप यूज करते हो उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक बार वेरियस टाइप ऑफ एटीएम अपन देख लेते हैं कि एटीएम किस टाइप के हो सकते हैं। एक एटीएम को बोलते हैं वी कॉल इट व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम मतलब क्या होता है, इस पे किसी बैंक का नाम नहीं होता, बिकॉज इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटी। बोले फॉर एग्जांपल रतन टाटा है ना, हच, इन लोगों ने क्या लगाया, हिटाची, इन लोगों ने क्या लगा, व्हाइट लेबल एटीएम। मतलब ये बैंक के एटीएम नहीं है, ये थर्ड पार्टी के एटीएम है, नॉन बैंकिंग एंटिटी के एटीएम है, लेकिन इसमें कैश कौन प्रोवाइड करता है, जो स्पॉन्सर्ड बैंक है। फॉर एग्जांपल एसबीआई ने बोला भाई मेरे पास टाइम नहीं है, रतन टाटा को बोला जाओ आप मेरे बिहाफ पे एटीएम लगाओ, मैं आपको कैश प्रोवाइड करती हूँ, सो दिस इज अ व्हाइट लेबल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम भी होते हैं, इज ओन्ड बाय द बैंक। ये किसके रहते हैं, बैंक के रहते हैं, लेकिन इसको ऑपरेट और मेंटेन करता है थर्ड पार्टी मेंटेन करती है। तो ये चीज ध्यान रखना, व्हाइट लेबल एटीएम पे किसी बैंक का नाम नहीं लिखा रहेगा, ब्राउन लेवल एटीएम पे बैंक का नाम लिखा रहेगा बट इट इज ऑपरेट एंड मेंटेन्ड बाय थर्ड पार्टी। ग्रीन लेवल एटीएम बोले एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रहते हैं, ऑरेंज लेवल फॉर ट्रांजैक्टिंग शेयर्स वगैरह से रिलेटेड रहते हैं, येलो फॉर ई कॉमर्स रहते हैं और पिंक फॉर वुमेन। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है व्हाइट लेवल एटीएम इज ओन्ड बाय बैंक, इज ओन्ड बाय थर्ड पार्टी नॉट बाय बैंक, बट इट्स ऑपरेशन एंड मेंटेन इफ आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। व्हाइट लेवल एटीएम हमने देखा था इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी बट द कैश इज प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर्ड बैंक। तो स्टेटमेंट 1 तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देखो, ब्राउन लेवल एटीएम इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटी व्हाइल द कैश इज प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर्ड बैंक। ब्राउन लेवल एटीएम is owned and operated by is owned by the bank and operated and maintained by the third party। तो ये ब्राउन लेवल एटीएम इज ओन्ड बाय बैंक आएगा यहाँ पे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो स्टेटमेंट 2 भी मेरा रॉन्ग हो जाता है। येलो लेवल एटीएम इज यूज्ड फॉर ई कॉमर्स, यस ये बात बिल्कुल सही है। येलो लेवल किसके लिए था, ई कॉमर्स के लिए था। ग्रीन लेवल किसके लिए था, एग्रीकल्चर के लिए था। पिंक किसके लिए था, वुमेन्स के लिए था। सो मेरा 1 और 2 करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता, 3 करेक्ट हो जाता, तो आंसर मेरा हो जाएगा सी, दैट इज 3 ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साई-फाई। अब ये क्या होता है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या जिनको एक दर्जा दिया जाता, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टू बिग टू फेल। इनको क्या बोला जाता है, टू बिग टू फेल। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसा बैंक है दैट आर वेरी बिग, अगर वो फेल हो जाता है तो उसका रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज दे आर वेरी बिग, है ना। उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा, उनके पास कैश वगैरह बहुत ज़्यादा हैंडल करते हैं और सारे उनके ऑपरेशन बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं। इस टाइप के एंटिटीज़ कौन है, बोले आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बोले बैंक जरूर है लेकिन इतना बड़े ट्रांजेक्शन कर रही है कि अगर ये फेल हो गई ना, दे आर टू बिग टू फेल, बहुत मुश्किल हो जाएगी। एसबीआई, एचडीएफसी, तो ये क्या है, दीज एंटिटीज आर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वाई दे आर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, दे वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर टू बिग टू फेल, बोले इतने ज़्यादा बड़े हैं, है ना। So the idea of sci-fi has emerged from Pittsburgh Summit of World Bank। नहीं, ये आइडिया कहाँ से आया था, पिट्सबर्ग समिट ऑफ G20, इसीलिए क्वेश्चन है। तो G20 से कुछ नई चीज़ें भी निकल के आई थी। तो एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म आया था, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये आइडिया कहाँ से मर्ज हुआ था, पिट्सबर्ग में तो समिट हुई थी, लेकिन किसकी, G20 की हुई थी। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो जाता है। 2 देख लेते हैं, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर परसीव्ड एज इंस्टीट्यूशन दैट आर टू बिग टू फेल। यस बिल्कुल, ये बहुत बड़े। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो ओनली 2 इज करेक्ट एंड ओनली 2 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। चलिए
एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने दिया ग्लोबल लेवल बेस्ड ऑन द सजेशन ऑफ G20 लीडर इन पिट्सबर्ग समिट ऑफ 2009, है ना। साई-फाई क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशन हुज डिस्ट्रेस और डिसऑर्डर फेलियर बिकॉज ऑफ देयर साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड systematic interconnectedness would cause significant disruption to the wider financial system and economic activity। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, that's why they are called as systematically important financial institutions। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए पे फिर क्वेश्चन आ गया, इज अ लोन और एन एडवांस वेयर, एनपीए क्या होता है, बस सिंपल डेफिनेशन पूछना चाहता है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज ऑफ अ टर्म लोन। बात बिल्कुल सही है, अगर 90 डेज से ज्यादा के लिए डिफॉल्ट हो गया तो हम केस में क्लासिफाई कर देते हैं लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, एनपीए बोल देते हैं कि एसेट तो है लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा है। द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। भाई देखना 90 डेज नॉर्मल आदमी के लिए, लेकिन अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है और अगर वो क्रॉपिंग सीजन कर रहा है तो भाई वो पैसा तो तब देगा जब क्रॉप आएगी, उसकी फसल कटेगी। हो सकता है फसल 100 दिन की हो तो 100 दिन बाद पैसा देगा, सो उसके लिए 90 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर वो 2 क्रॉप सीजन निकाल दिए उसने, शॉर्ट क्रॉप सीजन, और फिर भी पे नहीं कर रहा, तब क्या बोलेंगे, बोले एनपीए हो गया। तो किसानों के लिए थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज कर दी, बात बिल्कुल सही है। शॉर्ट क्रॉप है तो बोले 2 क्रॉप सीजन, और अगर लॉन्ग क्रॉप है तो बोले 1 में ही अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो एनपीए क्लासीफाई कर दिया जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो बोथ आर करेक्ट। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। तो एनपीए की डेफिनेशन है तो 90 डेज हो जाए, है ना, या फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, या फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, है ना। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो उस केस में हम एसेट को क्या बोलेंगे, द एसेट इज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सर्विस एरिया अप्रोच समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। सर्विस एरिया अप्रोच किससे रिलेटेड है, तो सर्विस एरिया अप्रोच इज रिलेटेड विद द बैंकिंग सेक्टर। भाई देखना एक स्कीम आई थी लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक स्कीम ऑलरेडी यूपीएससी इस पे ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है दैट लीड बैंक स्कीम इज रिलेटेड टू, इट वाज आल्सो रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। लीड बैंक की स्कीम में क्या होता है, भाई आप लोग कभी गांव जाते होगे, आप देखते होगे कि ये गांव को किसने गोद ले रखा है, बोले इस गांव को गोद ले रखा है एचडीएफसी बैंक ने। किसने ले रखा है, एचडीएफसी बैंक ने। मतलब एचडीएफसी बैंक विल लुक इनटू द क्रेडिट मैटर्स ऑफ दैट विलेज, मतलब उनको लोन किसको देना है, उनकी लोन की पूरी जरूरतें पूरी हो जाए, उनको बैंकिंग सर्विसेज मिलती रहे। सो उसी से रिलेटेड एक टर्म आता सर्विस एरिया अप्रोच की। सर्विस एरिया अप्रोच में कोशिश की जाती है कि हर अनबैंक्ड रूरल एरियाज तक भी पहुंचा जाए थ्रू लीड बैंक स्कीम, और सभी लोगों को क्या प्रोवाइड की जाए, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाए ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन लोगों का हो सके। तो आपको ध्यान रखना सर्विस एरिया अप्रोच इज रिलेटेड विद द बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक्स। आरआरबी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, रीजनल रूरल बैंक्स। अभी हम लोगों ने पेमेंट बैंक देखा, स्मॉल फाइनेंस बैंक देखा, कमर्शियल बैंक देखा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देखा। अगर मैं आपसे एक बार रिवीजन पूछूं, पेमेंट बैंक कौन होते हैं, बोले पेमेंट बैंक वो होते हैं जो सिर्फ डिपॉजिट ले सकते हैं, वो लेंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते, और डिपॉजिट भी कितने रुपए तक ले सकते हैं, बोले सिर्फ 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं। फिर आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक बोले हाँ इस पर आरबीआई का रेगुलेशन चलेगा, सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को बोले कुछ कंडीशन है। बोले 50% तक का जो इनका लोन है ना, टोटल जो लोन बांटा है उसमें 50% 25 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए एक एक आदमी को। बोले 15% से ज़्यादा किसी भी एक आदमी को ये पैसा नहीं देंगे। अपनी जो ब्रांचेज हैं बोले शुरू के 3 साल में कम से कम 25% ब्रांचेज अनब्रांच रूरल एरियाज में खोलेंगे, और इनके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए कम से कम 200 करोड़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक 200 करोड़ रुपए के साथ खुला है और 3 साल ऑपरेट कर लेता है और उसके पास 500 करोड़ हो जाते हैं, सो कमर्शियल बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है और आरबीआई उसको लाइसेंस दे देता है। अब बच गया था आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, जिस पर नाबार्ड अपना रेगुलेशंस वगैरह भी चलाता है, और अभी हम उसको डील कर चुके हैं। आरआरबी के बारे में क्वेश्चन है, उसको पहले क्वेश्चन के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। रीजनल रूरल बैंक वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन वर्किंग कमेटी। यस, नरसिम्हन वर्किंग कमेटी की रिकमेंडेशन पे रीजनल रूरल बैंक्स को बनाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। द इक्विटी ऑफ आरआरबी इज हेल्ड बाय स्पॉन्सर्ड बैंक एंड आरबीआई, दिस इज रॉन्ग। अब देखना रीजनल रूरल बैंक व्हाई दे आर डिफरेंट, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक के ऑनर होते हैं 3 लोग। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, और एक होता है स्पॉन्सर्ड बैंक। स्पॉन्सर्ड बैंक अब बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बोले कितनी ऑनरशिप होती है, तो बोले बैंक की 50% ऑनरशिप किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है।
15% ऑनरशिप किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब बची कितनी? 35%। तो 35% ऑनरशिप बिलोंग्स टू द स्पॉन्सर्ड बैंक। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसको पहले निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते थे, फिर नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक बना, फिर नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक बना, और अब मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बन गया, इज अ रीजनल रूरल बैंक। सो इसकी ऑनरशिप की मैं बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी ऑनरशिप है फॉर एग्जाम्पल 1000 करोड़ रुपीज़, अगर ये 1000 करोड़ का बैंक है, तो इस 1000 करोड़ में से 500 करोड़ रुपए किसके लगे हुए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। 15% मतलब अराउंड 150 करोड़ किसके लगे हुए हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। और इसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन है? सो इसका स्पॉन्सर्ड बैंक है, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए ये एटीएम वगैरह भी किसके चलवाता है? बैंक ऑफ इंडिया के, बिकॉज बैंक ऑफ इंडिया इज स्पॉन्सर्ड बैंक ऑफ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। सो बाकी के जो पैसे बचे दैट इज 450 करोड़ बिलोंग्स टू बैंक ऑफ इंडिया। सो स्पॉन्सर्ड बैंक भी होता है। सो इक्विटी ऑफ आरआरबी इज हेल्ड बाय स्पॉन्सर्ड बैंक एंड आरबीआई। आरबीआई के पास तो कुछ भी नहीं है, आरबीआई नहीं है, सेंट्रल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक। So this is wrong. थर्ड क्या बोल रहा है? रीजनल रूरल बैंक हैव नॉट बीन इंक्लूडेड अंडर द एम्बेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अरे क्या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं है? उन पे तो और ज्यादा है। क्या प्रायोरिटी सेक्टर मतलब कि इस एरिया को कम से कम इतना लोन देना ही है, इस सेक्टर को इतना लोन देना ही है। सो इनका तो काम ही एग्रीकल्चर वालों को लोन देना, तो इनके ऊपर तो प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स ज्यादा स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं। सो दे हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द एम्बिट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स। तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। सो मेरा आंसर होगा वन ओनली। वन ओनली कहां पर दिया हुआ? सी में, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। सो ओनली वन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ईजी था ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कॉल मनी मार्केट। अब ये कॉल मनी मार्केट क्या होता है, पहले मैं वो बता देता हूँ। व्हाट इज दिस कॉल मनी मार्केट? भाई आपको पता है कि बैंक्स को क्या मेंटेन करना पड़ता है? सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है ना। अब फॉर एग्जांपल किसी बैंक को ज़रूरत पड़ गई अचानक से पैसे की, है ना, सीआरआर एसएलआर मेंटेन वो नहीं कर पाया और उसको सिर्फ एक दिन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी है, उसको सिर्फ एक दिन के पैसे की ज़रूरत पड़ी है, या उसको और किसी कारण, या तो सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं कर पाया, या उसको और किसी कारण से थोड़े से पैसे की ज़रूरत पड़ गई, मतलब उसको क्या चाहिए? इट नीड्स मनी। अब मनी का मतलब क्या देखना, हो सकता है किसी बैंक के पास ज़्यादा पैसा बच गया हो सीआरआर एसएलआर में, तो उसके पास एक्सेस मनी है, किसी के पास कम पैसा बच गया होगा तो उसको पैसे की ज़रूरत है। तो ज़रूरी है कि ये जनता के पास बार बार जाएंगे, तो बैंक आपस में भी गेम करते हैं और वी कॉल दैट मार्केट इज कॉल मनी मार्केट। तो जिसको ज़रूरत है वो दूसरे बैंक से ले लेगा, लेकिन हाँ ब्याज देना पड़ेगा, भले एक दिन के लिए लेगा। सो विच ऑफ द एंटिटीज आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कॉल मनी मार्केट? बोले किन किन को अलाउ किया गया है? लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं, इनको बाहर किया गया, यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कॉल मनी मार्केट। रीजनल रूरल बैंक, इनको भी मना किया गया है दैट यू आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कॉल मनी मार्केट, क्योंकि आप को तो बोले सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना ही है, तो बोले आप किसी और से पैसा मत लेके आना, आप तो ज्यादा रख के बैठो, वही बढ़िया है। पेमेंट बैंक्स, यस दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कॉल मनी मार्केट। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज 3 ओनली। अब देख लेते हैं और कौन कौन कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है। द कॉल मनी मार्केट, द मार्केट वेयर ओवरनाइट वन डे लोन्स कैन बी अवेल्ड बाय बैंक्स टू मीट देयर लिक्विडिटी क्राइसिस, है ना। बैंक्स कैन एक्सेस call money market to meet their reserve requirement for CRR and SLR or to cover a sudden shortfall in cash for any particular day. Effectively, the call money market is the main market oriented mechanism to meet the liquidity requirement of bank. And who are the participant? Participant in the call money market are banks. बैंक्स मतलब कमर्शियल बैंक एंड रिलेटेड एंटिटी स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, जो भी आरबीआई उनको बता दे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट नॉट रीजनल रूरल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो आरबीआई की लिस्ट में लिखे हैं, शेड्यूल मतलब उनकी सूची में लिखे हुए हैं। आरबीआई आरआरबी भी लिखे हुए, लेकिन आरआरबी आर स्पेशली एक्सक्लूडेड। कोऑपरेटिव बैंक्स आर इंक्लूडेड बट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर एक्सक्लूडेड, तो ये ध्यान रखना। प्राइमरी डीलर्स आर इंक्लूडेड, आर परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन कॉल नोटिस मार्केट एज द बोरोअर और लेंडर। पेमेंट बैंक्स आर ऑल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कॉल मनी मार्केट एज लेंडर और बोरोवर। वो चाहे तो लैंड भी कर सकते हैं, वो चाहे तो बोरो भी कर सकते हैं, ब्याज देना पड़ेगा, वन डे के लिए ओवरनाइट के लिए कॉल मनी मार्केट में काम होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 20। स्टेटमेंट 1 बोल रहा ऑल कमर्शियल बैंक इन इंडिया आर शेड्यूल बैंक्स। क्या शेड्यूल बैंक्स वो होते हैं जो आरबीआई की लिस्ट में लिखे हुए हैं? सो कमर्शियल बैंक कैन बी शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स, डिपेंड करता है वो शेड्यूल बैंक है नॉन शेड्यूल बैंक से। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। Not all commercial banks in India are scheduled banks. Some can be non-scheduled bank also. Statement 2 बोल रहा all nationalized bank in India are scheduled banks. ये वाली बात सही है। All the nationalized bank in India are scheduled bank. हाँ, जो भी nationalized bank है वो तो scheduled bank है, ये बात सही है। Which of the above statement is are correct? So only 2 is correct and only 2 is given in option number B. Commercial bank refers to both scheduled and non-scheduled commercial bank which are regulated under
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो जिनका नाम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 में लिखा हुआ है वो शेड्यूल बैंक है, बाकी सब नॉन शेड्यूल बैंक है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन कौन से हैं? आर ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट्स, बोले जो स्टेट बैंक है और उससे एसोसिएटेड एंटिटी है वो क्या है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। नेशनलाइज बैंक, सो ऑल द नेशनलाइज बैंक्स आर शेड्यूल बैंक्स। फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया आर ऑल्सो शेड्यूल बैंक। रीजनल रूरल बैंक्स आर ऑल्सो शेड्यूल बैंक। अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। अ शेड्यूल बैंक इज अ बैंक that is listed under the second schedule of the RBI Act of 1934. In order to include it under the schedule of RBI Act, bank have to fulfill certain criteria, certain conditions. ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर दोस्तों आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो परसिवरेंस आईएएस की ऐप के ऊपर आपके लिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच अवेलेबल है, दैट इज एट 4500 रुपीज़ ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अप्रिशिएशन के लिए आप क्या कर सकते हो? डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।